तो अब से करीब 35 घंटे के बाद वो घड़ी आएगी जिसका देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया शिद्दत से इंतजार कर रही है। 4 जून को सुबह 8 बजे ईवीएम खुलते ही ये साफ होने लगेगा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सर्वोच्च सत्ता अगले 5 साल किसके पास रहने वाली है। लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के नतीजों ने तीसरी बार फिर मोदी सरकार का एक इशारा दे दिया है। लगभग सभी एग्जिट पोल में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 350 से 400 सीट मिलने का अनुमान जताया गया है। 4 जून के नतीजे अगर एग्जिट पोल के नतीजों की तर्ज पर ही होते हैं तो आजादी के बाद दूसरा मौका होगा जब लगातार तीसरी बार कोई पार्टी सत्ता पर काबिज होगी। अब सवाल यह है कि बीजेपी की इस कामयाबी के पीछे वजह है क्या। एग्जिट पोल का सटीक विश्लेषण करती है रिपोर्ट, जरा गौर से देखिए। एक दिन बाद 4 जून की तारीख आएगी, क्या उस दिन ऐसा ही जश्न होगा? क्या ऐसी ही जय जयकार होगी? हजारों कार्यकर्ता होंगे, फूल बरसाए जाएंगे, आतिशबाजी होगी। चंद घंटों की देरी है, क्या एक बार फिर देश की सर्वोच्च सत्ता के सिंहासन पर नरेंद्र विराजमान होंगे? बड़ी खबर, यानी 2019 का रिकॉर्ड तोड़ सकता है एनडीए। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि एग्जिट पोल की माने तो ऐसा ही होने जा रहा है। तमाम पोलस्टर बता रहे हैं कि एक बार फिर ऐसा होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रचंड जनादेश के साथ प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में एनडीए की सीटें 400 और बीजेपी की सीटें 300 पार होंगी? पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 365 और इंडिया गठबंधन को 145 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य को 32 सीटें मिल सकती हैं। 3 एग्जिट पोल में एनडीए को 400 से भी ज्यादा सीटें मिलती दिखाई गई हैं। हिंदी पट्टी के राज्यों मसलन उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में बीजेपी को एक तरफा बढ़त का अनुमान बताया गया है। बंगाल में उलटफेर होता दिख रहा है। ओडिशा और तेलंगाना में बीजेपी 2 गुनी सीटें बढ़ा सकती है। असल नतीजों के लिए चंद घंटे का इंतजार बाकी है, लेकिन एग्जिट पोल जैसे ही अगर नतीजे रहते हैं तो मुल्क आजाद होने के बाद एक नया इतिहास बनना तय है। अब से ठीक 32 घंटे बाद ईवीएम खुलेगी। सवाल यह है कि क्या एग्जिट पोल की ही तरह चुनाव के नतीजे भी होंगे? अगर वाकई ऐसा होता है तो इसे क्या सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा माना जा सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नतीजों से पहले ही चुनाव का रुख मोड़ दिया। आखिरकार क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नतीजों को लेकर इतने आश्वस्त हैं? नतीजों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है, लेकिन 2 महीनों के दौरान जिस तरह की राजनीतिक सरगर्मी दिखाई दी है और 7 चरणों के चुनाव में जो परिदृश्य दिखे हैं वो भारतीय लोकतंत्र की जीवंतता को दर्शाते हैं। इस चुनाव में कई परंपराएं टूटती नजर आई हैं तो भविष्य की राजनीति की झलक भी दिखी, लेकिन जो नहीं बदला वो प्रधानमंत्री मोदी की रीति और नीति, जिसने पूरे चुनाव को मोदी वर्सेस ऑल का बना दिया। लोग पूरे जोश से कह रहे हैं, नौजवान भी बोल रहा है, बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, मजदूर भी बोल रहा है, अब की बार 400 पार, अब की बार। चुनाव से पहले ही बीजेपी ने 400 पार का नारा दे दिया। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गज अपनी रैलियों में यही नारा लगाते रहे। विपक्ष इसे बीजेपी का शिगुफा बताता रहा, लेकिन एग्जिट पोल से पता चलता है कि वाकई एनडीए 400 पार जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में राजनीति की दिशा और दशा बदली है। इस बार भी वैसा ही हुआ। एक तरफ जहां विपक्ष अपने ही समीकरणों में उलझा रहा, वहीं पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री ने विपक्ष की पिच पर ही खेलकर चुनाव का रुख मोड़ दिया। पहले फेज तक बीजेपी मोदी की गारंटी को लेकर मैदान में थी। पहले चरण में दक्षिण भारत की ज्यादातर सीटों पर वोटिंग हो चुकी थी। बीजेपी जानती थी कि हिंदी हार्टलैंड के मतदाताओं से सिर्फ
विकास के नाम पर वोट हासिल करना मुश्किल है। लिहाजा वक्त की नजाकत को समझते हुए कांग्रेस के ही मैनिफेस्टो को डिकोड करने का काम शुरू हुआ। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। 5 अप्रैल को कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, जिसके चंद दिन बाद ही प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस को घोषणा पत्र को लेकर जमकर घेर रहे थे तो कांग्रेस सफाई दे रही थी। इसी दौरान सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स का जिक्र कर एक और मुद्दा थमा दिया। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी वोटर्स की नब्ज पहचानते हैं, जानते हैं कि कैसे और कब किस मुद्दे को सीधे आम आदमी तक पहुंचाया जा सकता है। यही वजह है कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी विरोधियों के तीर से ही उन्हीं पर निशाना साधते रहे। दूसरी तरफ पूरा इंडिया गठबंधन अपने ही समीकरणों में उलझा हुआ नजर आया। देश में 7 फेज में चुनाव हुआ और हर फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए मुद्दों के साथ विरोधियों को घेरते नजर आए। लेकिन एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आ रहे हैं, जिसमें भाजपा को प्रचंड जीत मिल रही है, क्या जीत की असली वजह यही है? 10 साल शासन सत्ता में रहने के बावजूद 400 पार के नारे का अनुमान की असली वजह क्या है? भगवा चोला, हाथ में रुद्राक्ष की माला और माथे पर तिलक। 3 दिन पहले की इन तस्वीरों को देखिए, जब आखिरी दौर का प्रचार खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में 45 घंटे की ध्यान साधना के लिए पहुंचे थे। वैसे ये पहली बार नहीं था जब प्रधानमंत्री ने दक्षिण के मंदिरों में पूजा अर्चना की। चुनाव से पहले ही प्रधानमंत्री दक्षिण के कई राज्यों का दौरा कर चुके थे। एग्जिट पोल में इसका असर भी नजर आ रहा है। मसलन एबीपी न्यूज सी वोटर एग्जिट पोल के मुताबिक तमिलनाडु में एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं। एग्जिट पोल की माने तो तमिलनाडु की द्रविड़ राजनीति पर बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति की जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है, जहां बीजेपी द्रविड़ राजनीति को चुनौती देती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को हमेशा से अपने कोर वोट बैंक पर जबरदस्त भरोसा रहा है, लेकिन बीजेपी ये भी जानती थी कि अगर 400 के पार के सपने को साकार करना है तो उन राज्यों के पॉलिटिकल पासवर्ड को भी डिकोड करना होगा जहां बीजेपी हाशिए पर है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और ओडिशा जैसे राज्यों में बीजेपी ने जबरदस्त कैंपेन की। प्रधानमंत्री मोदी लगातार रैलियां और रोड शो करते रहे। बीजेपी के साथ हिंदी बेल्ट की पार्टी का टैग रहा है और साउथ की सियासत का मिजाज एक हद तक हिंदी विरोध का भी रहा है। लेकिन इस बार दक्कन के पठार पर कमल खिलने के आसार बन चुके हैं। तेलंगाना में बीजेपी को 2014 में 1 सीट भी नसीब नहीं हो पाई थी। 2019 में उसने 4 सीटें जीती और एग्जिट पोल की माने तो 2024 में उसे 7 से 9 सीटें मिल सकती हैं। केरल में बीजेपी पिछले 2 चुनाव में 1 भी सीट नहीं जीत पाई थी, पर एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार केरल में बीजेपी को 1 से 3 सीटें हासिल हो सकती हैं। इसी तरह ओडिशा में बीजेपी इस बार नंबर 1 पार्टी बन सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक केरल और कर्नाटक में भी सभी पॉलिटिकल पंडितों के अनुमान फर्स्ट हो सकते हैं। सवाल ये है कि विपक्ष में कमी कहां रह गई। बीजेपी 24/7 चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है, जबकि विपक्ष का पूरा गठबंधन लगातार अंतिम दौर तक उधेड़ बुन की स्थिति में ही दिखता रहा।
बीजेपी ये बखूबी जानती है कि जीत हासिल करने के लिए उसे अपना टारगेट सेट करना है, तो जब तक विपक्ष अपना टारगेट सेट करता उसके पहले बीजेपी ने एजेंडा और टारगेट 400 पार का दोनों ही सेट कर दिया। और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष जी मैं आमतौर पर ये आंकड़े के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं देख रहा हूं देश का मिजाज एनडीए को तो 400 पार कर पाई के रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा। बीजेपी को 370 सीट और एनडीए को 400 पार। 4 फरवरी की तारीख थी जब प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में 400 पार का टारगेट तय किया था। इसके बाद बीजेपी इसे पूरा करने के मिशन मोड में जुट गई। दूसरी तरफ कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन 400 पार के नारे को लेकर जवाबी पलटवार करता रहा। मोदी जी और उनके चेले बार बार कहते हैं कि हमको 400 पार आंकड़े दे दो। कई के लिए, गरीबों के भलाई के लिए नहीं। जो भी तबका गरीब तबका है, चाहे वो ऊपर जाति के हो, नीचे जाति कोई भी हो, किसान हो, उनके हकूक को खत्म करने के लिए वो 400 पार की बात कर रहे हैं। बीजेपी के 400 पार नारे को लेकर राहुल गांधी भी हमलावर रहे। यहां तक कि रैलियों में संविधान की कॉपी लेकर नैरेटिव सेट कर दिया गया कि बीजेपी 400 पार सीटें संविधान बदलने के लिए मांग रही है। पहली बार ऐसा चुनाव हो रहा है कि बीजेपी ने साफ सबके सामने कहा है, उनके एमपीओ ने साफ कहा है कि अगर हम चुनाव जीते तो हम हिंदुस्तान के संविधान को बदल देंगे। और मैं आपसे कह रहा हूं, उनसे कह रहा हूं, ऐसी कोई शक्ति नहीं है दुनिया में जो हिंदुस्तान के संविधान को बदल सके। कांग्रेस के हमलों का प्रधानमंत्री ने भी जवाब दिया। कई रैलियों में बताया कि 400 सीटें क्यों मांग रहे हैं। हमारा संकल्प है, जो भ्रष्टाचारी है उनकी जांच होगी। जिन्होंने गरीबों को लूटा है, वो लूट का पैसा गरीबों को वापस मिलेगा। विरोधियों के हर वार को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रीति और नीति से नेस्तनाबूद किया। विरोधियों से लेकर पॉलिटिकल पंडित तक सवाल उठाते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अब की बार 400 पार पर कॉन्फिडेंट थे। नतीजा क्या होता है? क्या वाकई नया इतिहास बनता है? ये तो अगले 32 घंटे बाद साफ होगा। लेकिन जिस तरह एग्जिट पोल इशारा दे रहे हैं, उससे साफ हो गया है कि मोदी है तो मुमकिन है, हर बार मुमकिन है। तो चुनाव के नतीजे आने में भले ही चंद घंटे का इंतजार बाकी रह गया है, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों से राजनीति काफी गर्मा गई है। एग्जिट पोल के नतीजों से जहां एनडीए गदगद दिखाई दे रही है, तो इंडिया अलायंस नतीजों को पूरी तरह सिरे से खारिज कर रहा है। राहुल गांधी ने एग्जिट पोल पर सवाल उठा दिया है, इसे मोदी जी का फैंटेसी पोल भी बता दिया है। और इस बीच दिल्ली में बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। राहुल गांधी ने चुनाव में उतरे सभी उम्मीदवारों से बात कर उनका हौसला बढ़ाया, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई सरकार के 125 दिन के एजेंडे को लेकर ऑफिसर्स के साथ नॉन-स्टॉप मीटिंग की है। रिपोर्ट देखिए। देश में आत्मविश्वास नया है। दशकों बाद ऐसा समय आया है, पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है। रैलियों का दौर थम चुका है, चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजों का इंतजार बाकी है। लेकिन रिजल्ट आने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी एक्शन में है। पीएम मोदी ने एक के बाद एक
लगातार 7 मीटिंग में हिस्सा लिया। पूर्वोत्तर में साइक्लोन के हालात को लेकर समीक्षा की गई। देश में भीषण गर्मी को लेकर अफसरों से अपडेट लिया। विश्व पर्यावरण दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारियों को लेकर बैठक की। इसके अलावा नई सरकार के 100 दिन के एजेंडे को लेकर भी खास मीटिंग की गई। नतीजे आने में भले ही कुछ घंटे बाकी हों, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि चुनाव खत्म होने के पहले से ही पीएम मोदी ने अपनी कई रैलियों में नई सरकार के 125 दिन का एजेंडा सामने रख दिया था। सरकार बनते ही तीसरे टर्म में अगले 125 दिन में क्या होगा, सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, सरकार किसके लिए करेगी, सरकार कब तक करेगी, इसके रोड मैप पर काम कर लिया गया है। इतना ही नहीं, सरकार अगले 5 साल के दौरान कैसे बड़े और साहसिक फैसले ले सकती है, इसका जिक्र भी प्रधानमंत्री ने किया। अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं, इसकी भी रूपरेखा खींची जा चुकी है। अगले 25 साल के विजन पर भी हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। ये प्रधानमंत्री मोदी का आत्मविश्वास ही है कि लोकसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू होने से पहले ही नई सरकार के लिए 100 दिन का एजेंडा तैयार करने के लिए अलग अलग मंत्रालयों को निर्देश दिया था। इसके अलावा बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं, उन्हें भी अमली जामा पहनाने की तैयारी करने को कहा गया है। माना ये भी जा रहा है कि सरकार बनने पर प्रधानमंत्री मोदी 13 जून को होने वाली G7 बैठक में भी हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन सवाल बरकरार है कि 4 जून को क्या होगा? क्या एग्जिट पोल की तरह ही नतीजे सामने आएंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल वो किला है जहां जो जीतता है लंबे समय तक उसका राज स्थापित हो जाता है। यहां 3.5 दशक तक लेफ्ट पार्टी की सत्ता रही और जब 13 साल से ममता बनर्जी की सत्ता है, लेकिन इस बार बीजेपी की लहर के सामने टीएमसी का सिंहासन हिलता दिख रहा है, क्योंकि बंगाल में बीजेपी का न सिर्फ सीटों का नंबर बढ़ रहा है, बल्कि वोट का मीटर भी बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कई सालों से खेला होबे का नारा दे रही हैं। खेला होगा, खेला होगा। लेकिन अब एग्जिट पोल के नतीजों को देखकर लगता है कि बंगाल में खेला टीएमसी का नहीं, टीएमसी के साथ होने जा रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को इस बार 23 से 27 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं टीएमसी को 13 से 17 और कांग्रेस को 1 से 3 सीट मिल सकती हैं। अगर ये आंकड़े 4 जून को नतीजों में तब्दील हुए तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के लिए किसी बड़े सेटबैक से कम नहीं होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए एक कमाल करने जा रहा है। एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, अगर वो नतीजों में बदलते हैं तो नया इतिहास बीजेपी रचेगी। 2014 में 2 सीट थे, 2019 में 18 सीटें हुई और अब एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि 2024 में एनडीए यानी कि बीजेपी की अगर हम बात करें, एनडीए की बात करें, तो ये जो सीटों का आंकड़ा है 23 से 27 तक पहुंच सकता है, जबकि टीएमसी की यहां पर बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और 13 से 17 सीट पर ही आ रही है। हालांकि टीएमसी और इंडिया गठबंधन के दूसरे सहयोगी एग्जिट पोल को ये कहते हुए खारिज करने में लगे हैं कि नतीजे इससे एकदम अलग होंगे। एनडीए 2 जो बना मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार 2019 में, उसको सबक सिखाने वाली वोट है ये वोट। 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो इसके जो नतीजे होंगे चौंकाने वाली होंगे। सबसे बड़ा जो चुनाव का अनुमान था, एग्जिट पोल का अनुमान था वेस्ट बंगाल के मामले में। अब एक टीवी चैनल ने बीजेपी को 121 दिया था,
दूसरे ने 148 दिया था, तीसरे ने 115 दिया था, चौथे ने 185 दिया था, पांचवें ने 132 दिया था, छठवें ने उनको 115 दिया था, सातवें ने 160 दिया था, आठवें ने 192 दिया था, नौवें ने 185 दिया था और 10वें ने 135 सीट दिया था। ये वेस्ट बंगाल का एग्जिट पोल है। सारे के सारे नतीजे बिल्कुल बुरी तरीके से ध्वस्त हुए, गलत साबित हुए और मात्र 77 सीट बीजेपी की आई। पश्चिम बंगाल में इस बार जीत का कमल खिलाने के लिए पीएम मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। करीब 2 दर्जन से ज्यादा रैलियां की, लेकिन बंगाल की सियासत में होते इस बड़े उलटफेर के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर चुनाव के बीच बंगाल की धरती लाल क्यों होने लगती है। जादवपुर के भगवानपुर में हिंसा इस कदर भड़की कि पूरा इलाका बम से धुआं धुआं हो गया। सड़कों पर कई देसी बम बिखरे पड़े थे। भीड़ को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों को बल प्रयोग करना पड़ा। संदेश खाली में शुक्रवार रात शुरू हुई हिंसा शनिवार सुबह मतदान शुरू होने के बाद भी जारी रही। बैरकपुर में बीजेपी कार्यकर्ता के घर के बाहर बम फटने की खबर आई। पश्चिम बंगाल के नादिया में बीजेपी कार्यकर्ता हफीजुल शेख की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हफीजुल ने कुछ समय पहले ही बीजेपी का दामन थामा था। पश्चिम बंगाल में हिंसा और राजनीति एक दूसरे के पूरक हैं। जब भी बंगाल में राजनीति की बात होती है, पहले वहां की सियासी हिंसा की चर्चा होती है, लेकिन इस बार हिंसा ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। बंगाल में आखिरी चरण का मतदान भी बवाल के साथ समाप्त हुआ और इस बार यहां पर केंद्र था बशीरहाट, जहां के संदेश खाली में पूरे दिन हंगामा होता रहा। लाठी डंडे चले, यहां तक कि फायरिंग की खबरें भी सामने आईं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल समापन ही बवाल के साथ हुआ। शुरुआत इसकी 17 मार्च को हो गई थी, यानी कि पहले चरण की वोटिंग के 2 दिन पहले। कई लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हंगामा होता रहा, मारपीट होती रही, मारपीट का सिलसिला चलता रहा और हालात यहां तक आए कि ईवीएम को पानी में फेंकने तक की बातें सामने आ गईं। क्योंकि बंगाल में जब जब हिंसा भड़की है, बीजेपी और टीएमसी दोनों एक दूसरे के निशाने पर रहे हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि ममता बनर्जी ने बीजेपी को चेताने और अपने कार्यकर्ताओं को उकसाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। जब बात बंगाल में सीएए को लागू करने की आई, तो ममता बनर्जी ने खुलकर इसका विरोध किया। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। लेकिन अभी चुनाव जब आते हैं, एक कुछ गाप गप पकड़ते हैं, ये भी एक गाप गप है, लेकिन असली पौधा किसी को नहीं मिलेगा। सीएए का इतना विरोध क्यों किया? सीएए को लेकर इतना झूठ क्यों बोला? इतना झूठ क्यों फैला रहे हैं? सभी शरणार्थियों को आन बान शान के साथ भारत की नागरिकता मिलेगी, ये मोदी की गारंटी है। यहां तक कि ममता बनर्जी ने ईडी और सीबीआई तक को बंगाल में घुसने नहीं दिया। अगर घुसने की कोशिश भी की तो ईडी और सीबीआई पर हमले की खबरें आईं। बोले मोदी का गारंटी की जून महीना के बाद सबको जेल में भर देगा। हिंदुस्तान को जेल बना दिया, लोकतंत्र को अब जेल बना दिया, गणतंत्र को अब जेल बना दिया। बंगाल में लेफ्ट पार्टी ने 34 साल तक राज किया, जिसके बाद 13 सालों से टीएमसी बंगाल की सत्ता के केंद्र में है। लेकिन इस बार भगवा ब्रिगेड सिंहासन खाली करो, बीजेपी आती है का नारा दे रही है।